जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जितने भी लैब अटेंडेंट के बच्चे हैं, देखो हम जनरल साइंस कवर कर रहे थे। आई वाज आउट ऑफ स्टेशन, तो आपके कुछ टॉपिक बच गए थे। नो डाउट आपके एग्जाम को अब 2 ही दिन है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपका जो जनरल साइंस के 3-4 टॉपिक बचते हैं वो मैं इन 2 दिनों में कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो आपका बचता है दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक तो टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वो टॉपिक है, और एक मेंडल्स लॉ वाला। इसको छोड़ के बाकी टॉपिक आई थिंक मैंने कवर करवाया हूँ। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना इसको छोड़ के भी कोई रहता है तो। आप वो जो 3-4 टॉपिक ये जो बचे ना जनरल साइंस के, ये हम कवर कर लेंगे, और मैं इस तरह से कवर करवाऊंगा कि तुम्हें जस्ट वीडियो ही देखनी है, तो आपको ये तो दिक्कत नहीं होगी कि एग्जाम से इतना इमीडिएट पहले हम कैसे याद रखेंगे। तो ये आप मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं आप जो आज है ना, आज मैं वो साथ ही ले आया हूँ PDF। ठीक है, ताकि आप अच्छे से कवर। देखो मैंने NCERT से डाउनलोड किया है, इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एनिमल्स के बारे में, तो यहीं से कवर कर लेंगे और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन आते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। पहला तो ये क्वेश्चन आता है, देखो जब भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है ना, वो एनर्जी टेकिंग प्रोसेस, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। तो हम क्यों अपनी इतनी एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है। फिर हमारे क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है, क्या जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, क्या उसकी एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं। ठीक है, मतलब जैसे मान लो एक ह्यूमन बीइंग ने दूसरे ह्यूमन बीइंग को जब जन्म दिया, तो क्या दूसरा ह्यूमन बीइंग एग्जैक्टली पिछले की तरह होता है या नहीं होता है। हमारे माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये सब क्वेश्चंस के रिप्लाई हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर मोस्ट बेसिक लेवल पे हम बात करें कि ये जो कॉपीज बनती है ना, एक बॉडी के और ज़्यादा डिज़ाइन बनाते हैं, इनको बोलते हैं ब्लूप्रिंट्स। ठीक है, अब एक पेरेंट से जो नेक्स्ट जनरेशन में जो चीज़ ट्रांसफर होती है दैट इज नोन एज DNA। क्या बोलते हैं उसको? DNA। देखो DNA कहाँ पर, देखो हर एक बॉडी का जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस में हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम्स में DNA होते हैं। क्या होते हैं? DNA, जो क्या करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ फीचर पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाते हैं। ठीक है, ये क्या कौन लेके जाते हैं? DNA, क्योंकि DNA ही प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन ही बताता है कि कौन सा फीचर पेरेंट्स के साथ मिलता है कि नहीं मिलता। अगर आपने सपोज करो किसी को पर्सन को चेक करना है कि इसका फादर कौन है, तो आप उसका DNA चेक करते हो। तो आपको सबसे पहले तो ये क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सी चीज है जो कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दैट इज DNA। कहां पर होता है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहां पर होता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए। देखो अगर किसी के DNA में थोड़ी भी चेंज होगा तो उसमें प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी तो फीचर जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली ये जो वेरिएशन आती है वो क्यों आती है? देखो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है ना, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, जब DNA ट्रांसफर हो रहा होता है, DNA एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। अब कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो है एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं होती। कहने का मतलब ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जो 100% एक्यूरेट हो, कोई ना कोई उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो यही जो DNA है, जब DNA कॉपी हो रहा होता है, एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा होता है, एक से दूसरी कॉपी बन रही होती है, तो कुछ वेरिएशन आ जाती है उस टाइम। इसी वेरिएशन की वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होती प्रीवियस जनरेशन से, थोड़ी बहुत ही वेरिएशन रहती है। जैसे आप और आपके पेरेंट्स में थोड़ी वेरिएशन होगी, आप आपके बच्चों में थोड़ी वेरिएशन होगी ना। ये सारा इसलिए होता है क्योंकि जब DNA कॉपी हो रहा होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, DNA कॉपिंग के टाइम में एब्सोल्युटली रिलायबल रिएक्शन नहीं होती है, रिएक्शन में थोड़ी वेरिएशन रह जाती है, इसलिए DNA जो है वो थोड़ा वेरी कर जाता है। अब आप बोलोगे सर ये वेरिएशन के नुकसान है कि फायदे हैं? वेरिएशन के बहुत फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? अब मेरी बात सुनो, तुम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तब इन्वायरमेंट में तुमने आगे देखा होगा बहुत पेड़ पौधे थे। हाँ, मैं जहाँ पर रहता हूँ आगे बहुत पेड़ पौधे थे। अब वहाँ पे कटिंग होके लोगों के घर बन गए, कहीं पे इंडस्ट्रीज बन गई, कहीं पे फैक्ट्रीज बन गई, गाड़ियाँ बढ़ गई, पोल्यूशन बढ़ गया। पहले गर्मियों में गर्मी कैसे होती थी, सर्दियों में सर्दी, अब सर्दियों में गर्मी वाला फील आने शुरू हो गया। इसका मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है। और अगर हम में चेंज नहीं आएगा तो हम उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए कई बार बॉडी में जो वेरिएशन आती है वो इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? कि अगर वेरिएशन नहीं होगी तो हमारे चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम होंगे। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इफ सम वेरिएशन वर टू बी प्रेजेंट इन फ्यू इंडिविजुअल्स इन दिस पॉपुलेशन देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव। अगर वेरिएशन होगी तो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वेरिएशन इज गुड, तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स आपको मिल गए। ठीक है, देखो मेरी ना हेल्थ बहुत इतनी ठीक नहीं है, बट मैं आपकी क्लासेस नहीं रोकूंगा क्योंकि 2-3 दिन ही आपके पास लैब अटेंडेंट के पेपर में, और मैंने कमिटमेंट करी थी, आई विल ट्राई कि मैं उसको पूरी कर पाऊँ। ठीक है, देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा,
हमने सबसे पहले अपना क्वेश्चन हमारा ये पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, क्या एग्जैक्टली कॉपीज बनती हैं कि नहीं, वेरिएशन का कंसेप्ट भी हमने पढ़ लिया। देखो सिंपली ये बात है कि ऑर्गेनिज्म जब भी रिप्रोड्यूस करेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें वेस्ट होती है, ठीक है। और दूसरी बात हमने ये पढ़ी, जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो एग्जैक्टली सेम कॉपीज एग्जैक्टली सेम नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब भी हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो बेसिकली ट्रांसफर होता है डीएनए। डीएनए कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में न्यूक्लियस, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस। बेसिकली डीएनए ही प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन ही फीचर है। अब देखो जब भी ये प्रोसेस हो रहा होता है बायोकेमिकल रिएक्शन, वो एग्जैक्टली रिलायबल नहीं है, इसकी वजह से थोड़ी वेरिएशन आ जाती है और वेरिएशन हमें नेक्स्ट जनरेशन में बहुत ज्यादा लेवल पे दिखती है। देखो जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनमें और हम में आज कितना फर्क है, तो नेक्स्ट वेरिएशन बढ़ती जाती है, ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। वेरिएशन के क्या फायदे? देखो हम जिस हैबिटेट में रहते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज हैं, उसको बोलते हैं निश। हमने निश के बारे में ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है। तो देखो निश जो है हमारा वो चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हमारी बारिशों का सिस्टम चेंज हो रहा है। तो हमें भी तो चेंज चाहिए, नहीं तो हम उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो वेरिएशन से हम उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने पढ़ना है कि कैसे सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। देखो दो तरह की मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है हमारी। एक होता है एसेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल तो सिंपल समझो कि सिंगल पेरेंट। क्या? सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट है, वो बच्चों को जन्म दे रहा है, ठीक है। और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब दो ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, उससे जो बच्चा पैदा होगा डेट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो आपको सिंपली समझ आ, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, काफी मैमल्स हैं, वो सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। बट देयर आर सम प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल है, सिंगल प्लांट और वहीं से आगे बच्चे का जन्म हो रहा है, नेक्स्ट जो है प्लांट आ रहा है, तो दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट नहीं है। दो इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, और बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब हम देख रहे हैं सबसे पहले सिंगल ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसकी टाइप से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो जो यहाँ पे टाइप से आपको उनको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, हाँ, अब दो हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये आपको क्लियर करना है। एक, वी हैव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कुछ मैं चीजें यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप जब ये पढ़ो आपको दिक्कत ना आए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टी सिंपली पता चल रहा है, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल। देखो इसमें क्या होता है, ये एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म होगा, इसको स्पेशलाइज नहीं चाहिए। आप जैसे ह्यूमन बींग्स है वो मल्टी सेलुलर, क्यों? क्योंकि हम देखो सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन। देखो ह्यूमंस में किडनीज का अलग सिस्टम है, फिर हमारा नर्वस सिस्टम अलग है, ब्रेन वाला, ठीक है, वो अलग है, हमारा हार्ट का अलग है, रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारे लंग्स का अलग है। तो हमारे अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग ऑर्गन्स है, मतलब अलग अलग टिश्यूज है, मतलब अलग अलग सेल से बने। तो हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो एक ही सेल से बने, वही खाना भी कंज्यूम कर रहा है, वहीं से जो है सांस भी लेने हो रही है, वो सारा प्रोसेस वहीं से, उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दिस इज क्लियर। फिर आपको एक कंफ्यूजन और, देखो ये इस टॉपिक में नहीं है बट ये वर्ड्स यहाँ पर यूज होंगे इसलिए बता रहा हूँ। फिर आपको कई बार बीच में आएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, और दूसरा आपको आएगा यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है या सेल्स वाले चैप्टर में, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक? देखो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, पहले, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। देखो जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं है या न्यूक्लियस प्रॉपर्ली बना नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो न्यूक्लियस, ना इनमें न्यूक्लियस है, अच्छे से नहीं बना है, या लिख देता हूँ नो मेम्ब्रेन बेस्ड सेल ऑर्गेनिल्स, ठीक है। आपने अगर सेल अच्छे से पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिल्स, उसमें आपने देखा होगा कि सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं मेम्ब्रेन बेस्ड। जैसे हमारे पास साइटोप्लाज्म में भी होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, राइबोसोम्स हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं, लाइसोसोम्स वगैरह। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ना न्यूक्लियस होता है और ना ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल्स में ये सब प्रेजेंट। मतलब जितना जितना सेल बड़ा होगा, ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स होगा, तो वो यूकैरियोटिक वाला केस है, जैसे हम यूकैरियोटिक में आते हैं, और बाकी जो पुराने बैक्टीरियाज वगैरह जो छोटे मोटे हैं वो सारे किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। ये डिफरेंसेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे यूज होंगे, अदरवाइज मुझे क्या बताने की जरूरत है, ठीक है। हमने क्या डिफरेंसेस तीन देखे। सबसे पहले हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। ये सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो प्रिमिटिव है, पुराने हैं, ठीक है, जिसमें जो है यूकैरियोटिक में होते हैं जो न्यू सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? प्रिमिटिव सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं, बट यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके, ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, किसकी एग्जांपल में क्या आता है।
मान लो फिशन है तो कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म फिशन करता है, मान लो फ्रेगमेंटेशन है कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन का, मान लो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है किस में होता है, फिर ह्यूमंस में देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो फिशन क्या होता है। देखो फिशन होता है एक फिशन, न्यूक्लियर फिशन से देखा, न्यूक्लियर रिएक्शन में जैसे यूरेनियम है वो टूटता है तो हमारे पास बेरियम बनता है और भी बनता है। जब फिशन का प्रोसेस का मतलब होता है एक का टूटना, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल जो है डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे अमीबा जो है, इस अमीबा को देखो, ये एग्जाम्पल देखो, देखो बाइनरी फिशन ही अमीबा। बाइनरी फिशन का मतलब क्या, देखो ये अमीबा एक ऑर्गेनिज्म था, आगे जाके देखो इसका न्यूक्लियस दो में बनता शुरू हो गया, ये दो न्यूक्लियस बनते शुरू हो गए और आगे जाके इससे दो ऑर्गेनिज्म बन गए ना। तो जब भी एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, दो इक्वल हाफ्स में ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। तो अमीबा में सबसे पहले एग्जांपल आपको याद रखनी है, अमीबा में कौन सी रिएक्शन होती है, बाइनरी फिशन। बाइनरी मतलब दो में टूट रहा है, ठीक है, बाइनरी मतलब दो में, फिशन का मतलब टूटना। अब जरूरी नहीं है दो में टूटे, दो से ज्यादा में मल्टीपल फिशन भी हो सकते हैं, हजारों में भी टूट सकता है, बट मैं अमीबा बता रहा हूं। अमीबा जो है यूनिसेल, पहली बात तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें फिशन होते हैं, फिशन भी कौन से होते हैं, बाइनरी फिशन, दो हाफ में। दूसरी बात, ये जब दो सेल्स में दो हाफ्स में टूटता है ना, ये किसी भी प्लेन में हो सकती है, मतलब एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में नहीं होगी। मान लो ये नहीं है कि 45 डिग्री में ही टूटेगा, ये किसी भी प्लेन में टूट सकता है, तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखो और एग्जांपल देखो, जैसे ये लिशमेनिया, ये भी लिशमेनिया भी आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये भी टूटता है दो में, देखो यहाँ पे दो बन गए, एक था ना ये पहले, यहाँ पे देखो दो बन गए, बट इसकी एक क्वालिटी है कि ये जब भी टूटेगा ये जो है डेफिनेट ओरिएंटेशन में टूटेगा। इसमें भी बाइनरी फिशन हो रही है, एक से दो बन रहे, बट इसमें ओरिएंटेशन जो है वो डेफिनेट है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टूट रहा है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, और ऐसा नहीं है सिर्फ बाइनरी फिशन होता है, फिशन में वी है मल्टीपल फिशन टू, मतलब एक जो है एक से ज्यादा में भी टूट सकता है, जरूरी नहीं है दो में ही टूटेगा, मल्टीपल। जैसे प्लाज्मोडियम इसकी एग्जांपल है, इसमें बहुत सारे डॉटर सेल्स में टूट जाता है मल्टीपल। जैसे ये देखो, ये एक प्लाज्मोडियम है ना, ये बीच में जितने दिख रहे हैं इतने सेल्स इसके बनते जा रहे हैं, तो मतलब ये इतने ज्यादा ऑर्गेनिज्म में एक ही बार में टूट गया, इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। ये सब किसमें हो रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, दिस इज क्लियर सर, आपने एक एक करके रिवाइज करके चलेंगे, आपको एग्जांपल से याद रहेंगे। देखो सबसे पहले मैं पढ़ाया फिशन क्या होता है, मतलब मैंने आपको बोला कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, टूट जाते हैं, अगर दो सेल्स में टूटेंगे उसमें बोलेंगे बाइनरी फिशन। एग्जांपल इज अमीबा, बट अमीबा जो है वो डेफिनेट ओरिएंटेशन में नहीं टूटता, किसी भी में टूट सकता है। फिर हमने दूसरा देखा लिशमेनिया, लिशमेनिया जो काला अजर कॉज करता है, ये जो है डेफिनेट ओरिएंटेशन में टूटेगा और दो सेल्स, ये भी बाइनरी फिशन करता है। बट हमारे पास प्लाज्मोडियम है वो मल्टीपल फिशन करता है, वो एक ही बार एक से बहुत ज्यादा में भी टूट सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा है, मोड। ये सारे कौन है, किन की बात कर रहे हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की अभी मैं बात कर रहा हूं, उसमें भी जो सारे ए सेक्सुअल, अभी मैंने कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं लाया, एक ही ऑर्गेनिज्म टूटा है, उसका किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करवाया मैंने, ये याद रखना। ठीक है, दूसरा आ गया फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, देखो जब भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये भी उन्हीं में होता है जिनकी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइज, मतलब कम्प्लेक्स बॉडी नहीं है लाइक ह्यूमन बीइंग। देखो इसकी एग्जांपल जैसे स्पाइरोगाइरा, ठीक है, अगर पेपर में पूछेगा फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल तो वहां पे स्पाइरोगाइरा होगा, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। देखो इस साइड लिखा होंगे बाइनरी फिशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये वो, राइट साइड में एग्जांपल सीखो, आपको मैच करना होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर मैं बात करूं, मल्टी सेल, ये मल्टी सेल से बने हुए हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है बट सिंपल है, मतलब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये सेक्सुअली है, सिंगल ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व है। तो अगर मैं स्पाइरोगाइरा की बात करूं, जब ये मैच्योर होते हैं ना स्पाइरोगाइरा, मतलब इनकी एक एज आती है, मैच्योरिटी है, तो ये स्पाइरोगाइरा क्या होता है, स्मॉल पीसेज में टूट जाता है। ठीक है, स्मॉल पीसेज में टूट जाता है, मतलब फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, स्मॉल पीसेज में टूट जाता है, फ्रेगमेंट में टूट जाता है, और स्मॉल पीसेज में टूटने के बाद ये पीसेज जो है ये नए इंडिविजुअल बन जाते हैं, न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो ये याद कर, सिंपल है, होता क्या सिंपल, आपने एक याद रखना है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एग्जांपल में स्पाइरोगाइरा याद रखना है कि स्पाइरोगाइरा जब मैच्योर होता है तो वो सिंपल पीसेस में टूट जाता है, और ये सारे फ्रेगमेंट जो पीसेस हैं ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इसी के साथ मिलता जुलता रीजनरेशन है। अब वहां पर और इसमें क्या फर्क है, देखो वहां पर क्या हो रहा था, सिर्फ वो जब मैच्योरिटी की एज में आया, मैच्योरिटी की एज में आने के बाद सुना, मैच्योरिटी की एज में आने के बाद वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूटेगा, स्मॉल पीसेस में टूटेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। रीजनरेशन में ऐसा नहीं होता, रीजनरेशन की एग्जांपल है प्लानेरिया, बेस्ट एग्जांपल है रीजनरेशन प्लानेरिया। मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म को तुम काट दो 3 पीसेस में, जैसे तुमने बेस्ट एग्जांपल, अगर एक लिजर्ड तुमने देखी है ना, अगर लिजर्ड की पीछे से वो जिसको बोलते हैं दुम, ठीक है, टेल, अगर वो कट हो जाए तो वो वापिस आ जाती है,
रीजनरेशन, ठीक है, ये रीजनरेशन यहाँ पे होती है प्लान एरिया। अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में मैंने कट कर दिए, देखो 3 पार्ट्स में, ये 3 पार्ट्स जो कट हुए हैं, ये 3 नए इंडिविजुअल बना देंगे, दिस प्रोसेस नोन एज रीजनरेशन। अब हाइड्रा में भी ये कर सकते हो, ठीक है, दिस इज क्लियर। बट हाइड्रा में ज्यादा बडिंग होती है, इसलिए हम उसको बडिंग में एग्जांपल में कंसीडर करते हैं। बट आपने ये याद रखना है, रीजनरेशन की एग्जांपल प्लान एरिया आता है। रीजनरेशन में क्या होता है, अगर एक ऑर्गेनिज्म कट हो गया पीसेज में, तो वो जो कट पीसेज हैं, यहाँ पे कोई मेच्योरिटी से ए से लेना देना नहीं है, वो कट पीसेज जो है वो डिफरेंट नए ऑर्गेनिज्म हमारे पास बन जाएंगे, दैट इज नोन एज रीजनरेशन इन प्लान एरिया, ठीक है। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे हाइड्रा की बात करें, एक आउट ग्रोथ डेवलप हो जाती है। देखो ये हाइड्रा आपका, देखो हाइड्रा में ये हाइड्रा है ना आपका, इसमें ये देखो ये एक आउट ग्रोथ बन रही है, दैट इज नोन एज बड। और ये बड से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ये नया ऑर्गेनिज्म बन गया ना, नया हाइड्रा बन गया। दिस प्रोसेस नोन है बडिंग। मतलब एक ऑर्गेनिज्म था हाइड्रा जिसमें एक बड था, उस बड से एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, दिस प्रोसेस नोन एज बडिंग, ठीक है। एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे, उसको सारे रिवाइज करेंगे, आपको भूलना नहीं चाहिए। मैंने इसलिए ये सेशन लास्ट में है ना, तो मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें वापस इसको रिवाइज करना पड़े, तो एक ही सिंगल वीडियो में काम चलना चाहिए। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या हो, देखो कोई भी प्लांट होता है ना, आपने देखा होगा, अगर कई प्लांट्स के हमें सीड नहीं मिलते, हम क्या करते हैं, उसकी मान लो स्टेम को काट लेते हैं, ठीक है, या उसके पत्ते, जैसे वो फूल आते हैं ना जो हमारे घरों पे वो फूल होते हैं, कौन से फूल हैं यहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा, कई फूल्स ऐसे होते हैं जिनके आप सिर्फ फूल्स के जो लीव्स जो है ना ऊपर फ्लावर, वो फ्लावर को ही ऐसे अगर मिट्टी पे डाल दो तो वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे हैं जैसे रोज वगैरह, उसके आप टहनी काट के लगाओ, लग जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब आप क्या करोगे, प्लांट्स के पार्ट्स को, लाइक रूट्स को उठा लोगे, स्टेम्स को उठा लोगे और लीव्स को कहीं पे लगा दोगे अप्रोप्रिएट कंडीशन में, एक मौसम प्रॉपर होना चाहिए और पानी वानी डालोगे तो उसमें से प्लांट्स निकल जाते हैं। इसका फायदा क्या है, इसको पहली बात तो बोलते हैं वेजिटेटिव। इसका इसलिए फायदा है क्योंकि जैसे बनाना है, ऑरेंज है, रोज है, जैस्मीन है, ये जो प्लांट्स है ना, इनकी आप कैपेसिटी खत्म हो गई, ये सीड्स नहीं पैदा कर पा रहे हैं। तो अगर सीड्स नहीं पैदा कर पा रहे हैं तो हम क्या करें, हमें सीड्स चाहिए नहीं, हम इनकी रूट्स को, प्लांट्स की स्टेम्स को, क्यों स्टेम्स तो बहुत ज्यादा होती है एक प्लांट में, एक स्टेम काट के लगा दो कहीं पर तो एक नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दूसरी, जो प्लांट जो है अब नए सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे इतने अच्छे से, उसमें काम आता है। दूसरा, ये फास्ट प्रोसेस है। एक मान लो एक सीड को जर्मिनेट होगा, उससे प्लांट बनेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट अगर आप स्टेम रूट लगा लोगे तो उससे वो जल्दी हो जाएगा। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन यहाँ पर भी काम आता है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। एक और लास्ट देख लेते हैं। अब जैसे हमने बडिंग देखा ना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे एग्जांपल याद रखना, ब्रायोफाइलम। क्या याद रखोगे, ब्रायो, यार एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो एनसीईआरटी में लिखी है तो वो तो हर एक एग्जांपल आपको ना रट के जानी है। ब्रायोफाइलम में भी ऐसे बर्ड्स होते हैं, ये दिख रहे हैं बर्ड्स, ठीक है, लीव्स के मार्जिन पे। ये बर्ड्स जब इसके सॉइल में गिरते हैं ना, ये बर्ड्स जब इसके सॉइल में गिरते हैं तो यहाँ से भी नए प्लांट बन जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ब्रायोफाइलम के लीव्स जो हैं इनमें देखो बर्ड्स होते हैं, और ये बर्ड्स जब ग्राउंड में गिरते हैं, ये सारे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही अगेन न्यू इंडिविजुअल को जन्म दे रहा है, 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है जैसे ह्यूमंस में होता है। फिर अब टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर में कुछ नहीं होता, आप क्या करते हो, पुराने प्लांट में से कोई, उसमें से टिश्यूज को निकाल देते हो, कोई सेल्स को निकाल देते हो। जो देखो आपको पता है, जो प्लांट होता है ना, प्लांट की जो ग्रोइंग टिप होती है वहां पर आपको पता है टिश्यूज पाए जाते हैं, जैसे इंटरकैलरी टिश्यू है, ऑक्सिन है, ये सारे ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। वहां से उस टिश्यू को निकालो और उसको एक प्रॉपर, जैसे लैब में या कहीं पर भी प्रॉपर जगह पे रखो, और वहां से भी प्लांट ग्रो हो जाता है। इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। क्या बोलते हैं, मतलब टिश्यू की हेल्प से आपने नया प्लांट ग्रो किया, टिश्यू कल्चर। ये भी यूनिसेलुलर, उसकी एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर नहीं, ये सेक्सुअल मॉडल। अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, देखो अब कई बार क्या होता है, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट वो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे राइजोपस, ये एग्जांपल याद रखो। इसमें क्या होता है, ये जो चीज होती है ना, इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया में बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स लाइक पोलन ग्रेन्स, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्टिव सीड्स लाइक। हवा चली, ये खुला, यहां से ये स्पोर्स गिर गए नीचे जमीन पे, ठीक है। अब ये जो स्पोर्स हैं, जो जमीन में मॉइस्ट सरफेस के साथ जैसे ही लगेंगे, ये नए प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं राइजोपस, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थे, मुझे जितना लगा इंपॉर्टेंट, और जो जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको समझाया, बट मैं आपको इसको वापस रिवाइज करवाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। आपको दिया होगा किसमें फिजन हो रही है, किसमें रीजनरेशन हो रही है, किसमें फ्रेगमेंटेशन हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। देखो यार, ये आवाज आपको ऐसी लग रही होगी,
अभी एक एजी खाई है, एक डोलो 650 खाई है, लेकिन मतलब लेक्चर नहीं रोका क्योंकि तुम्हारे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। मैं 5-6 हफ्ते से मुझे लगता है मैं बाहर था। जो लेक्चर्स मैंने पहले अपलोड किए हैं वो मैं मतलब 24-25 घंटे लगातार काम करके रिकॉर्ड करके गया था, 4-5 लेक्चर जो आपके पिछले दिनों में चले। उसके बाद लेक्चर अब खत्म हो गए, तो अभी जस्ट पहुंचा, तो मैंने सोचा अब 2 दिन पेपर में ऐसा नहीं चाहता कि बच्चे ऐसा सोचेंगे। मैंने कमिटमेंट करी, साइंस कंप्लीट करूंगा, फिर मैं कर नहीं पाया। तो क्लासेस अगर मैं इतनी भी तबीयत में रहा तो 2 दिन नेक्स्ट में भी सेशन आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर नहीं रहा तो बात अलग है, बट साइंस में कोशिश करूंगा लैब अटेंडेंट कंप्लीट, क्योंकि बाकी ऑलमोस्ट सिलेबस मैंने पढ़ाया हुआ है। आप उसको रिवाइज करो। जो लैब अटेंडेंट के बच्चे हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास 1-2 दिन टाइम है, कोई टॉपिक में दिक्कत है, तो मैराथन सेशन जो मैंने लगाया एटलीस्ट वो तो देख लो, ठीक है, वो कवर करो। बाकी जो फाइनेंस अकाउंटिंग सिस्टम वगैरह के बच्चे हैं तो उनकी तो क्लासेस अब आएंगी, क्योंकि साइंस अभी मैं कंप्लीट करूंगा 3-4 दिन, बट मुझे पहले 2-3 दिन लैब अटेंडेंट को देना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने फिशन की बात करी। जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एक प्रोसेस होता है फिशन। फिशन में बाइनरी फिशन भी होता है, मल्टीपल फिशन, मतलब एक ऑर्गेनिज्म 2 में टूटेगा, बाइनरी फिशन, अमीबा एग्जांपल, बट इसमें डेफिनेट ओरिएंटेशन नहीं है। बट अगर डेफिनेट ओरिएंटेशन में टूटेगा, लिशमेनिया एग्जांपल है, तो ये आप याद रखोगे। और अगर सपोज करो एक से ज्यादा में टूटा है तो उसकी एग्जांपल है प्लास्मोडियम मल्टीपल फिशन। फिर हमने देखा फ्रेगमेंटेशन में, एक मैच्योर एज में आने पे स्पाइरोगाइरा क्या होता है, स्मॉल पीसेस में टूट जाता है और ये स्मॉल पीसेस नए इंडिविजुअल बनाते हैं, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन, अगर आप इसको कट कर दो, इस प्लांट या ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, अगर आप कट कर देते हो तो ये क्या करेगा, इसके कटिंग पोर्शन में से नए प्लांट बन जाएंगे। दिस प्रोसेस नोन एज रीजनरेशन। इसकी एग्जांपल प्लानेरिया, बेस्ट एग्जांपल हाइड्रा भी मान सकते हो, बट हाइड्रा में मेनली बर्डिंग होती है। बर्डिंग में क्या होता है, हाइड्रा में एक बर्ड सा निकलता है, और बर्ड जो है, बर्ड मतलब आउट ग्रोथ है, बाहर जो ग्रोथ हुई है, और ये बर्ड जो है आगे जाके एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। फिर हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, आप प्लांट्स की स्टेम उठा लो, रूट उठा लो, लीव्स उठा लो, कहीं से भी एक पार्ट उठा लो, उस पार्ट को भी आप ग्रो कर सकते हो। मान लो अगर कोई प्लांट है, अब उसके पास ये कैपेसिटी नहीं है वो सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वहां पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। या अगर आपको फास्ट वे में प्रिपेयर करना है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन वहां भी काम आता है। फिर हमने देखा कि ब्रायोफाइलम में भी जो बर्ड्स होता है उसके लीव्स में अगर वो नीचे गिर जाए तो वहां से भी प्लांट ग्रो होता है। ये सारे एसेक्सुअल हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म एक नए इंडिविजुअल को जन्म दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं टिश्यूज को। यूजुअली जो प्लांट की टिप में टिश्यू होते हैं वो ग्रो करने वाले होते हैं, उनको उठा के हम क्या आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में नए प्लांट बना सकते हैं। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे लाइक राइजोपर, इसमें स्पोरेंजिया होता है। स्पोरेंजिया में हमारे पास स्पोर्स पड़े होते हैं, अगर वो स्पोर्स खुलेंगे और मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे तो वहां से न्यू इंडिविजुअल ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे, मूव करेंगे टुवर्ड्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि 2 इंडिविजुअल आपस में मिलते हैं, 2 इंडिविजुअल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, एक नई जनरेशन जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है। दिस इज क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो, अब अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं और एक मेरा पार्टनर अगर दूसरी इंडिविजुअल है, हम दोनों के सेल्स अपने आप में कंप्लीट हैं, ठीक है। अब सपोज करो मेरे में, एक सिंपली समझना, अगर सपोज करो मेरे में भी 2n सेल्स हैं, उसमें भी 2n सेल्स हैं, और हम दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो 4n सेल्स हो जाएंगे आने वाले ऑर्गेनिजम्स में। बट ऐसा नहीं होता। हमारे बॉडी में, ध्यान सुनना, हमारे बॉडी में 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स, एक होते हैं दूसरे सिंपल जो हमारी ग्रोथ देखते हैं, जैसे हमारे मसल्स की ग्रोथ दिखता है, ठीक है। सेल्स ही सब देखते हैं ना, सेल से। अब जो हमारे, ध्यान से सुनना, जो हमारे पास डीएनए, जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, जैसे मैं और मेरा पार्टनर या तुम या तुम्हारा पार्टनर इन फ्यूचर जब आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो आपके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं, ठीक है। मतलब आधे मेल पेरेंट से आएंगे, आधे फीमेल पेरेंट से आएंगे, ठीक है। हाफ हाफ दोनों से आएंगे, और जो न्यू इंडिविजुअल आएगा उसमें इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये प्रोसेस होता है। अब मेल के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है, डीएनए जो होते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं, बेसिकली हम क्रोमोसोम बात करते हैं, उसी में डीएनए होता है। तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें होते हैं, मेल्स में, और हाफ नंबर ऑफ फीमेल्स में होते हैं। ये कैसे अचीव होता है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों होते हैं रिप्रोडक्शन में? जिस प्रोसेस की उसको बोलते हैं मायोसिस। क्या बोलते हैं? मायोसिस। देखो, मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ,
हमारी बॉडी सेल से बने हुए ना, अगर खुद सोचो, अगर एक मेल के भी डबल सेल हैं और फीमेल के भी पूरे सेल हैं, अगर मेल और फीमेल के पूरे पूरे सेल अगर नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में डबल होते जाएंगे, उसके नेक्स्ट में और डबल, उसके नेक्स्ट में और डबल, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है मेयोसिस, जिसमें क्या होता है हमारे जो रिप्रोडक्शन वाले सेल्स हैं, रिप्रोडक्शन वाले, बाकियों की नहीं बात कर रहा, रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम, बाकी तो एज इट इज जाएंगे, जो रिप्रोडक्टिव वाले क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हाफ हो जाते हैं, ताकि जो मेल से आए फीमेल से आए वो आपस में मिले तो जो नेक्स्ट इंडिविजुअल बने उसमें एग्जैक्टली सेम हो जाए, जो उसके पेरेंट के थे या जो उसके पेरेंट में मेल के थे या फीमेल में। ठीक है, ये किस प्रोसेस की वजह से होता है, मेयोसिस। मतलब मेयोसिस में हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं रिप्रोडक्टिव वाले वो हाफ में टूट जाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि हाफ मेल से आएंगे, हाफ फीमेल से आएंगे और न्यू इंडिविजुअल में इक्वल हो जाएंगे। दिस इज क्लियर। तो ये आपको थोड़ा सा पता हो, बाकी ये नहीं पूछेगा। अब हम देखें, देखो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में पढ़ी, जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने पढ़ा, टिश्यू कल्चर पढ़ा, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्पाइरो वगैरह में देखा हमने। ठीक है, अब हमने पढ़ना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, अब देखो प्लांट दो तरह के होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म्स, यहाँ पे वर्ड आएगा, पहले ही देख लेते हैं, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, और हमारे पास दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म जो होता है फ्लावरिंग प्लांट, क्या बोलते हैं इनको, फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उनमें मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सेक्सुअल हम केसेस पढ़ चुके, मतलब एंजियोस्पर्म का केस था। अब देखो, अब जो भी, इसलिए यहाँ पे एंजियोस्पर्म की बात है, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग में। देखो जो भी हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है ना वो इस प्लांट में ही होते हैं। मैं आपको बता दें, देखो प्लांट में क्या क्या पार्ट है, एक ये सेपल। ठीक है, सेपल मतलब ये जो एक जैसे लीव्स के नीचे जो पार्ट होता है। ठीक है, और ये आ गया पेटल, पेटल मतलब यो वो आ गया, क्या बोलते हैं, फ्लावर का जो आ गया पेटल। ठीक है, जैसे रोज के पत्तियां जो होती हैं। अब दो पार्ट आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक है स्टेमन और एक है पिस्टल। स्टेमन जो है ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब ये तो नहीं है, अब ऐसा प्लांट में ये थोड़ी होता है कि एक प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स है, वो मेनली एक प्लांट में ही होता है, या एक प्लांट से जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो जैसे मेल्स में स्पर्म जाता है ना फीमेल में, यहां पर भी पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो जाते हैं। ठीक है, उनको जर्म सेल्स कहते हैं। अब अगर पोलन ग्रेन एक प्लांट से उठ के दूसरे प्लांट में गया, हवा की वजह से गया, जैसे मर्जी, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और एक ही प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में गया तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, मैं आपको जस्ट समझाता हूं। अब ऐसे थोड़ी एक प्लांट उठ के दूसरे प्लांट में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने नहीं जाता, वो सिंगल प्लांट में भी हो सकता है। वही समझा रहा हूं कि ये सिंगल प्लांट में अगर ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कौन से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कौन कौन से, इसको बोलते हैं स्टेमन। इसके अंदर क्या आते हैं, एंथर और फिलामेंट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं, पिस्टल। इसमें क्या आ जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखो ये ध्यान से सुनना, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक प्लांट में चार पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल, स्टैमन और पिस्टल। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्टैमन है पिस्टल, क्योंकि स्टैमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव। पहले हम पिस्टल को समझते हैं। देखो ये आ गई ओवरी। ठीक है, ओवरी में ही आपका एग बनता है, ये ओवरी आ गई। ये जो ऊपर ये इसके थ्रू जो है आएगा ना, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से जो आपका पोलन ग्रेन निकलेगा वो यहाँ पर स्टिग्मा में चिपकेगा। पहले स्टिग्मा एक स्टिकी सा पार्ट होता है, जब भी पोलन ग्रेन हवा से उड़ के आएगा ना इसमें चिपक जाएगा, फिर यहाँ से ये अंदर जाएगा, किसके थ्रू, स्टाइल के थ्रू। और कहाँ पे जाएगा, ओवरी में, और ओवरी में जाके ही जो है आपका जाइगोट बनता है, फिर वहां पे नया फ्रूट बनेगा। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो हैं, एंथर और फिलामेंट। क्या बोलते हैं, एंथर, फिलामेंट ये जो आपको दिख रही है, और एंथर ये ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब आपने कभी ना कभी किसी ना किसी प्लांट को टच किया होगा। मान लो आप किसी प्लांट को टच करते हो, आपने उसके इस पोर्शन को टच कर दिया ना, एंथर फिलामेंट, आपको ना येलो कलर का आपके हाथ में रंग लग जाता है, जो डिफरेंट कलर का, मेनली येलो कलर का रंग लग जाता है। ये जो येलो कलर का रंग है ना, इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं, पोलन। ये मेल का, इसका मेल का जर्म सेल है, मतलब यही जैसे ह्यूमंस में स्पर्म होता है ना, वैसे यहाँ पे जर्म सेल, तो पोलन ग्रेन जो है जर्म सेल आपको लग जाता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो वो चीज होती है। अब यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पोलन ग्रेन्स पैदा हुए, मतलब जर्म सेल्स जो रिप्रोड्यूस करेंगे आगे। ठीक है, फर्दर ये प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर। अब मान लो हवा चली, हवा से ये यहाँ से निकला और यहाँ से निकलता है। अगर सेम ही प्लांट में जैसे ये स्टिग्मा को क्रॉस करता है ना, मैंने आपको बोला ये जो स्टिग्मा होता है इसमें चिपकने वाला पोर्शन होता है। ठीक है, स्टिकी होता है, जैसे यहाँ से क्रॉस कर रहा होगा ना, ये स्टिग्मा के साथ चिपक जाएगा। ठीक है, स्टिग्मा के साथ चिपक जाएगा। अगर ये सेम ही प्लांट में ट्रांसफर हुआ तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये सेम ही प्लांट में ट्रांसफर हुआ इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर ये एक प्लांट से उठ के दूसरे प्लांट में गया, दैट इज नोन एज क्रॉस। मान लो यार एक पौधा है, उसके बाद दूसरा पौधा भी है, मान लो यहाँ से उड़ा,
क्या उड़ा? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ? स्टैमन में, मेल रिप्रोडक्टिव। यहाँ से उड़ा और मान लो इस प्लांट में स्टिग्मा में नहीं चिपका, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में चिपक गया, इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अगर सेम प्लांट के स्टिग्मा में चिपका उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। इतना तो समझ आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये कहाँ पे चिपक गया? स्टिग्मा में, और यहाँ से स्टाइल के थ्रू ये नीचे जाएगा ओवरी में, और ओवरी में जाके जो है इस ओवरी में एग है, उसके साथ जो है रिप्रोडक्शन होगी। आपको आगे प्रोसेस समझ है और न्यू इंडिविजुअल जो है वो बनेगा। ठीक है, यही है। तो फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट ओव्यूल के अंदर ही रहेगा। अब आपको ये याद रखना है, ये जो ओव्यूल होगा ना, इसमें ओव्यूल एक टफ सी कोटिंग हो जाएगी उसमें, और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओवली जो है वो बाद में जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। ठीक है, तो आपने याद रखना है, ये पेपर में याद रखना, जो ओव्यूल है ना, जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होता है, सीड में कन्वर्ट होता है, और जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ये पॉइंट आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आप बोलोगे सर ये तो हो गया, मैं समझ आ गया, बट ये जो पेटल है, सेपल है, स्टेमन है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, ये सब कहाँ जाएंगे बाद में? ये सारे प्लांट प्लांट के लीव में सब कुछ हो रहा है, प्लांट के जो फ्लोर है उसमें सब कुछ, ये सब गिर जाता है ना। अब ऑटम का मौसम आया, ये सब गिर जाएगा, बट तब तक यहाँ पे एक सीड और फ्रूट बन चुके होंगे, फ्रूट आप कंज्यूम कर चुके हो, सीड से नया इंडिविजुअल ग्रो हो जाएगा। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें इसमें नहीं होनी चाहिए। देखो हमें दो ही चीजें पढ़नी है, एक ये और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में, उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव का कंसेप्ट, तो अच्छे से समझ लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आया, मैंने सिंपली ये बताया कि एक फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एंजियोस्पर्म जिसे कहते हैं। इसमें 4 पार्ट्स हैं, सेपल, पेटल, स्टैमन और पिस्टल। सेपल पेटल का रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना है, रिप्रोडक्शन में लेना है स्टैमन और पिस्टल का। स्टैमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, येलो कलर जो टच होता है डायरेक्ट पोलन ग्रेन यहीं पर प्रोड्यूस है, इसमें एंथर फिलामेंट आता है। पिस्टल में ओवरी, जहाँ पे एग बनेगा, स्टाइल जो है ये मतलब जो कनेक्ट करेगा स्टिग्मा को ओवरी के साथ। ऐसा ही ह्यूमन बींग्स में भी होता है, फीमेल और मेल में, अभी बताऊंगा। ठीक है, और अगर सपोज करो पोलन ग्रेन स्टैमन से निकलकर सेम प्लांट में गए सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे प्लांट में गए क्रॉस पॉलिनेशन, ये भी क्लियर। अब ये जाएंगे, स्टिग्मा स्टिकी होता है तो चिपक जाएंगे, वहां से ओवरी में जाएंगे, ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सारे विद टाइम जो आपस में गिर जाते हैं। ठीक है, अब देखो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये तो आपको पता ही है ऑलमोस्ट, तो बट हमें बॉडी पार्ट्स की समझनी है चीजें कुछ बात, जहां से क्वेश्चन आता है। देखो ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, यहाँ पर भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है दो इंडिविजुअल्स के बीच में, और नया इंडिविजुअल बनता है। बट इससे पहले कुछ चीजें पढ़नी, जैसे जो होती है प्यूबर्टी की एज, जो टीन एज, जब टीन एज आती है एक मेल और फीमेल में रैपिडली चेंजेस होते हैं। ठीक है, रैपिडली चेंजेस क्या, जैसे फीमेल में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना, ठीक है, और हेयर की ग्रोथ होना आर्म पिट्स में, या आपके जो जेनिटल ट्रैक्ट्स हैं उनके एरियाज में। ठीक है, आपको पता है हेयर ग्रोथ होती है, तो मेल्स में भी सेम कुछ चीजें होती हैं, जैसे उनके भी जेनिटल ट्रैक्ट्स में हेयर ग्रोथ होती है, उनके फेस में भी हेयर ग्रोथ होती है। ठीक है, और साथ में उनकी आवाज में क्रैक आ जाता है। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे कुछ हार्मोन्स तब रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में। कैसे, जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। ठीक है, ये हार्मोन्स वो चेंजेस करते हैं, ये हार्मोन्स के चेंजेस हमें ये बता रहे हैं कि अब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रेडी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वो चेंजेस हैं। ठीक है, आपको ये चीजें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हमें पेपर में ये क्या पूछेगा, इसमें से ये पूछेगा कि प्यूबर्टी में जो मेल में चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। वो कौन प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन टेस्टिस, ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से फीमेल्स में जो है वो चेंजेस आते हैं। ये चीजें आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ, हाँ, और उसके बाद देखो जो गर्ल्स हैं उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है वो मैं अभी पढ़ाऊंगा, जब हमारी ओवरी में एग प्रोड्यूस होगा, तो अगर एग को स्पर्म मिल जाएगा तो फर्टिलाइज कर जाएगा। ठीक है, जाइगोट बन जाएगा। तो अगर वो नहीं उसको स्पर्म मिला तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाया, तो वो सारा जो उसके न्यूट्रिएंट्स और सब कुछ जो है फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाते हैं महीने में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। 2 से 7-8 दिन तक ये चलता है। ठीक है, दिस इज क्लियर, ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में अच्छे से समझना है। यहाँ से क्वेश्चन आ, देखो ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में देखो इंपॉर्टेंट है, ये आ गया पेनिस। पेनिस वो पार्ट है जो पेनेट्रेट करेगा कहाँ पर, फीमेल के वेजिना में, ये आ गया पेनिस। ठीक है, ये आ गया टेस्टिस वाला पोर्शन। देखो सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि जो स्पर्म है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, स्पर्म टेस्टिस में प्रोड्यूस होगा। टेस्टोस्टेरोन जो है, जो हार्मोन है, वो भी टेस्टिस में ही प्रोड्यूस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेस्टिस जो है वो
ह्यूमन बॉडी से बाहर होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी से थोड़ा सा बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि टेस्टिस को जो है स्पर्म प्रोड्यूस करने के जो टेम्परेचर चाहिए वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस, बट उससे कम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो टेस्टिस इसलिए बॉडी से थोड़ा बाहर होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। और जिस जगह पे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। देखो ये स्क्रोटम है, यहाँ से टेस्टिस है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब मानो आपके टेस्टिस में से स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, और किसके थ्रू जाएगा? जिसके थ्रू जाएगा दैट इज नोन है वास्ट डिफरेंस। किसके थ्रू जाएगा? वास्ट डिफरेंस। ये वास्ट डिफरेंस के थ्रू टेस्टिस में से जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ ये आगे जाना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं? इसको और सेमिनल वेसिकल, इन दोनों का ये काम है, एक तो इस स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, दूसरा ये जो स्पर्म है इस स्पर्म को पहले तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे और दूसरा इस स्पर्म को स्टिकी बनाएंगे, ठीक है। अभी स्पर्म स्टिकी नहीं था, मतलब लिक्विड टाइप में नहीं था, इसको थोड़ा स्टिकी बनाने का काम ताकि इजिली मूव कर पाए स्पर्म, क्योंकि इसने फीमेल का वेजिना से लेकर उसके ऊपर यूट्रस तक जाना है ना, तो वहां तक उसको पहुंचाना है ना, बेसिकली सर्विक्स को क्रॉस करके, तो उसको थोड़ा स्टिकी बनाया जाता है। तो स्टिकी बनाने का प्रोसेस के लिए आपके सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड यूज होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, यहां से जब आपका स्पर्म आया ना, जो आपका यूरिन का पाथ होता है, यूरिथ्रा जिसको आप बोलते हैं, यूरिन का पाथ, वहीं से आपका क्या चल जाता है? स्पर्म। मतलब यूरिथ्रा जो है वो कॉमन पैसेज है यूरिन का भी और स्पर्म का भी, अलग अलग पैसेज नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये आपका पेनिस जो है ये फीमेल के वेजिना में जाएगा, वहां से स्पर्म जो है फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इज क्लियर भाई, ये चीजें आपको पता है, बट मुझे बस जस्ट बॉडी पार्ट आपको समझाना है। हाँ, और जो आपका स्पर्म जाएगा ना, इस स्पर्म में आपको ये याद रखना कि स्पर्म की लॉन्ग टेल होती है। क्यों होती है? टेल ही स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करती है। स्पर्म अगर आपने देखा इस तरह से स्पर्म होगा, अगर आपने कहीं ना कहीं फोटो में देखा होगा, इसमें जो टेल होती है, टेल बहुत लंबी होती है, टेल ही बेसिकली जो है इसको मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये हमने पढ़ा कि इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, आपको एक बार वापस बता देता हूँ। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जर्म सेल्स जो है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म। और जो रिप्रोडक्टिव में पार्टिसिपेट करेगा तो वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस में। टेस्टिस जो है बॉडी से थोड़ा बाहर होता है, स्क्रोटम में होता है, दिस एब्डोमेन में, कैविटी में, स्क्रोटम में, ठीक है। क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन एक लोअर टेम्परेचर रिक्वायर करती है देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा, वहां से स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, स्पर्म वास्ट डिफरेंस के थ्रू जाएगा, बट आगे जाके जो है यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी वहीं आ जाएगा और आपस में मिल जाएंगे। बट इस स्पर्म में जो है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल की वजह से इसमें न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, और न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ इसमें क्या होती है? एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। और दूसरी बात, एनर्जी ट्रांसफर, और दूसरा ये इसको थोड़ा लिक्विड बना देते हैं ताकि ये इजिली जो है वो मूव कर पाए। ये भी दोनों प्रोसेस होते हैं। और बाकी जो यूरिथ्रा का पाथ दोनों का सेम है, ठीक है। देखो, हम कई बार इन चीज़ों को पहले हमें टीचर जो हमारे टाइम में पढ़ाते थे वो तो इसमें डिस्कशन नहीं करते, बट ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है हमें क्यों ऐसा, देखो अब तो साइन में कुछ ऐसे बोलते हैं जैसे मैस्टरबेशन जो है वो नॉर्मल है, होना चाहिए, दिस दैट, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, जब मैस्टरबेशन होता है, हमारा जो स्पर्म है ना, स्पर्म में हमारे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी के, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स। और हमारा स्पर्म जो जब प्रोड्यूस होता है ना, तो हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा एनर्जी, न्यूट्रिएंट सब उसमें होता है। तो अगर मान लो आप ऐसे यूजुअली ही मैस्टरबेशन कर रहे हो तो आप अपनी बॉडी की बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। देखो, जिस एनर्जी से एक बच्चा पैदा होगा तो वो कितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, तो अगर आप ऐसे ही मैस्टरबेट कर रहे हो तो उसकी वजह से आपकी बहुत, देखो ये आपके पेपर में कोई नहीं पूछा, बट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी ऐसा बच्चा है जो फिलहाल ज़्यादा मैस्टरबेशन कर रहा है, आप वो टाइम है, हमें इन बातों में डिस्कस करना चाहिए। तो ये जो बहुत ज़्यादा एनर्जी है ना हमारी, वो एनर्जी वेस्ट हो रही है, अननेसेसरी वेस्ट हो रही है। और ये एनर्जी जितनी हमारी वेस्ट हो रही है, इस एनर्जी को पैदा होने में, इतनी एनर्जी बनने में मतलब 2-3 महीने का टाइम लग जाता है, ठीक है। अदरवाइज जो पर्सन फ्रिक्वेंटली मैस्टरबेट करेगा उसकी आई साइट वीक होना शुरू हो जाएगा, उसको हेडेक होगी, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन पावर वीक हो जाएगा, वो काम से मतलब पीछे पीछे रहेगा, और धीरे 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 उसको लगेगा मैं ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक एनर्जी है। देखो, आपकी मान लो आपने दिन पूरी काम किया, शाम को बहुत थक गए, तो आप ये एनर्जी लो होगी ना, उस टाइम आपको काम करने के लिए आप करोगे, आप बोलोगे नहीं यार जाने दे, ठीक है। तो अगर कोई बोलेगा आप तंग हो जाते हो, एक अगर बहुत ज़्यादा मेंटल, और मान लो ये आपकी बॉडी की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी है, और अगर आप इसको डेली रेगुलरली आप इसको वेस्ट करे जा रहे हो तो आप देख लो आप अपना नुकसान कर रहे हो, ठीक है।
तो यहीं से मैं इसलिए आपको बता, मैं नहीं भी बताता तो भी चल जाता कि प्रोस्टेट ग्लैंड से आपकी इसमें एनर्जी न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होता है और ये न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। एक सेक्सुअल इंटरकोर्स अलग चीज है, बट मैस्टरबेशन से, और दूसरा आपकी नर्व्स वीक हो जाती हैं विद टाइम जब आप मैस्टरबेट करते हो, ठीक है, तो नर्व्स भी वीक हो जाती हैं। तो इसलिए मैं अगर किसी को सजेस्ट करना हो तो उसको ये वीडियो क्लिप काट के भेज देना, तो उसको काम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें ये आ गई वेजिना आपकी, ठीक है। वेजिना जो पेनिट्रेशन होती है वो वेजिना में होती है, मतलब मेल का पेनिस जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स तभी होगा वो वेजिना में पेनिट्रेट करेगा। ये होता है सर्विक्स, ठीक है। उसके ऊपर ये है यूट्रस, जो ओवरी है ना, जैसे मेल में टेस्टिस जो है वो प्रोड्यूस करता है ना टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ओवरीज जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और ओवरी क्या करती है, हर महीने एग, दो ओवरीज है ना फीमेल में, इसमें से कोई एक ओवरी हर महीने एक एग प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी? 1 एग। इसी के साथ जब स्पर्म मिलेगा तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट, एम्ब्रियो और बच्चा पैदा होगा, ठीक है। ओवरी में हर महीने एक एग बना, ये ओविडक्ट, जैसे वहां पर जो है वैस डिफरेंस के थ्रू स्पर्म जाता था, यहाँ पर ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब इसे कहते हैं, इसके थ्रू ये एग जो प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर जाएगा यूट्रस में। यूट्रस को ही बच्चादानी बेसिकली कहते हैं। यूट्रस में जाके ये एग रुक जाएगा, ठीक है, ये एग रुक जाएगा। और अगर मानो इसको उस टाइम पे यहाँ से स्पर्म मिल गया, ठीक है, स्पर्म यहाँ से आएगा जो है, अगर ये स्पोज, देखो स्पर्म जब भी इजेक्ट जो हम पेंट्रेट होता है ना, स्पर्म जो है उसमें एनर्जी होती है और उसकी टेल में मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, इसकी वजह से वो क्या जाता है, इस यूट्रस में चल जाता है। यूट्रस में जाने की वजह से वो क्या करता है, एग के साथ जो है वो फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सब, ठीक है। अब अगर मानो यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पे यूट्रस में ही होते हैं, अगर मानो सपोज करो ये एग तो यहाँ पे, एग तो हर मंथ प्रोड्यूस होगा, हर मंथ फीमेल में एग प्रोड्यूस होगा मेच्योरिटी के बाद। तो अब एग जो प्रोड्यूस हुआ यूट्रस में आया, बट उसको स्पर्म ही नहीं मिला। तो अगर स्पर्म नहीं मिला तो महीने के बाद उस एग को बाहर तो आना है ना साथ में यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विड हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं जो इसको एनर्जी देंगे, तो वो हर महीने जो है सारा कुछ बाहर आता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। और ये 2 से 8 दिन चलता है। और अगर सपोज करो उसको स्पर्म मिल गया, तो स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, बच्चा बन गया, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी है, आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ क्या हो गया इसको, ठीक है। तो यहीं पर सारा लिखा हुआ, आप इसको देख सकते हो कि एग प्रोड्यूस होता है एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट से होकर नीचे आता है यूट्रस में, ठीक है। यूट्रस जो है वेजिना में खुलता है सर्विक्स के थ्रू, ये हमें पता है। स्पर्म इसके थ्रू एंटर करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में, और उसमें जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। और बेसिकली एम्ब्रियो जो है बाद में फीटस बनता है, बच्चा जिसे कहते हैं, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स वगैरह ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, ये जो एम्ब्रियो बना इसको न्यूट्रिशन कहाँ से निकलती है, मिलती है मदर के ब्लड से, ठीक है। इसलिए बोलते हैं उसको मदर को हेल्दी डाइट वगैरह लेनी चाहिए। और एक स्पेशल टिश्यू ये काम करता है, प्लेसेंटा। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बच्चा है उसको न्यूट्रिशन जो है मदर के ब्लड से मिलती है, बट कौन सा टिश्यू उसमें पहुंचाता है? प्लेसेंटा। इसी तरह अब जो बच्चा अंदर बन रहा है उसका वेस्ट भी तो प्रोड्यूस होगा, वेस्ट कैसे जाएगा? वेस्ट भी प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में जाएगा और मदर की बॉडी से बाहर, ठीक है। दिस इज क्लियर, वो भी आपको याद होना चाहिए। अब यही बोल रहा है व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, तो क्या होगा? अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो 1 दिन के लिए रहेगा, और 1 दिन के बाद देखो जो यूट्रस की लाइनिंग है वो तब तक थिक और स्पॉन्जी हो चुकी होगी, क्योंकि एम्ब्रियो को नरिशिंग करने के लिए चीज़ें तो वहाँ पर अवेलेबल है, तो वो सारी चीज़ें जो है वेजिना के थ्रू बाहर आ जाएंगी, क्या? ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हर एक मंथ में होता है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, और 2 से 8 दिनों के लिए रहता है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको क्या नहीं, देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यही चीज़ें आ जाती हैं कि सबसे पहले कुछ हमारे पास वायरस इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं अगर हम यूजुअली सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, बिल्कुल प्रॉपर वे में नहीं, जैसे गोनोरिया, साइफिलिस, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जैसे वॉर्ड्स हो गया, HIV एड्स, ठीक है। एड्स इज वर्ड, HIV स्टेट फॉर ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, और एड्स स्टेट फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक वायरल डिसीज का नाम है, ठीक है। बेसिकली अगर ये किसी को हो जाती है ना तो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक होने के बाद उसकी बाद अगर उसको छोटी सी भी कोई डिसीज होगी ना तो वो बंदा नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये भी अगर आप इरेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो रैंडमली, तो ये भी उसकी वजह से भी होता है, ठीक है। अब इसे बचने का तरीका, तो जैसे मेल क्या करेंगे, अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्डम्स, तो वहां से भी आप बच सकते हो इस चीज से, ठीक है। दूसरा,
इनको बोलते हैं सबको कंट्रासेप्टिव मेथड। इसी तरह फीमेल्स भी पहन सकती हैं, ठीक है, अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो उससे भी वो जो है एक तो रिप्रोडक्शन नहीं होती है वहाँ पर, दूसरा वो जो है इससे ग्रोथ से बच सकते हैं इन डिजीज से, ठीक है। दूसरा एक कॉपर टी जो है वो यूज़ कर सकती हैं यूट्रस में, ठीक है, फीमेल प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। दूसरा ये होता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में हम क्या रिमूव करते हैं, देखो मेल में अगर वैस्ट डिफरेंस जो है जो लेके आता है, ठीक है, स्पर्म को कौन लेके आएगा, वैस्ट डिफरेंस, अगर मैं उसको ब्लॉक कर दूं, या फीमेल में किसको ब्लॉक कर दूं, फेलोपियन ट्यूब, क्यों ओविडक्ट के थ्रू ही जो है ना आपका एग आता है नीचे, कहाँ पे, यूट्रस में। अगर ये दोनों ही ब्लॉक हो जाएंगे तो पहुंचेंगे ही नहीं पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो एग जो है जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, बच्चा नहीं बनेगा। तो ये भी एक तरह के तरीके हैं, दिस इज नोन एज सर्जिकल मेथड। इनके अपने अपने नुकसान हैं, ठीक है। और उसके बाद इंडिया में फीमेल फिटिसाइड भी वही होता है, घर में ही बच्ची को गिरा देता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड। तो इसके ये भी बहुत गलत चीज़ है, तो इसकी भी जागरूकता फैलानी, ठीक है। दिस इज क्लियर। मैंने तो अपनी तरफ से इस टॉपिक में कुछ छोड़ा नहीं, और मुझे ऐसा लगा कि ये पीडीएफ सफिशिएंट थी इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लो, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वही शेयर करता हूँ। और जो भी बच्चे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से 1-2 टॉपिक आपके हैं जो आपको चाहिए। कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स करना, फिर आई विल ट्राई कि वो जल्दी से मैं फ्रेम कर दूँ। आपके 2-3 दिन ही रह गए लैब अटेंडेंट के एग्जाम, उसके बाद जो हमारी क्लासेस रेगुलरली चल रही थी हम उसी हिसाब से करेंगे। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर रिस्पॉन्स करें, फिर ही मुझे पता चलता कौन से टॉपिक हो गए, कौन से रह गए, हम उसको कवर करेंगे। और बाकी सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हैं। आप कोई भी टॉपिक का नाम अवेकनिंग क्लासेस लिखोगे, आपको लेक्चर जरूर मिलेगा। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।